जनवरी साल 2012 शाम के 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज़ अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज़ का नाम कोस्टा कॉन्कॉर्डिया और ये इतना बड़ा है कि ये ना सिर्फ ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज़ से साइज़ में बड़ा है, बल्कि इसमें 2000 से ज़्यादा लोग बैठाने की कैपेसिटी है। इसलिए इसमें सफ़र कर रहे हैं 4252 लोग। 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 अलग अलग बार्स और बास्केटबॉल कोर्ट भी मौजूद हैं। एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर भी इसमें है, जिसमें एक जिम है। यहाँ तक कि एक F1 रेसिंग सिमुलेटर भी लगाया हुआ है। इस क्रूज शिप के अंदर इस जहाज़ की पहली डेस्टिनेशन है इटली का शहर सोवाना, जहाँ पहुँचने में करीब 1 दिन का समय लगेगा। लेकिन जहाज़ को चले हुए करीब 2.5 घंटे हुए थे कि अचानक से सभी को एक बड़ी तेज और भयानक आवाज़ सुनाई देती है। इसके एकदम बाद पूरे जहाज़ में सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और जहाज़ एक तरफ टिल्ट होने लग जाता है। घड़ी में समा था 9:45, एक ऐसा समय जब कुछ लोग अपने कमरों में सो रहे थे और कुछ लोग यूनिट्स टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ सोए हुए लोगों की नींद टूट जाता कि पैसेंजर समझ चुके थे कि ये कोई आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं हो सकता। लोगों को लगता है कि कहीं ये टाइटैनिक जैसा हादसा तो नहीं हो रहा। इत्तेफाक की बात तो ये है कि टाइटैनिक का हादसा एग्जैक्टली 100 साल पहले 1912 में हुआ था और अब इस जहाज़ में जब इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो इस वक्त इसके डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का फेमस सॉन्ग बजने लगता है और ये जहाज़ पूरी तरह से राइट साइड की तरफ झुकने लगता है और नीचे वाले कमरों में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब तक लोगों ने रियलाइज कर लिया था कि जहाज़ तो डूबने वाला है, लेकिन पैसेंजर्स को ठीक से क्यों नहीं बताया जा रहा। शिप के कैप्टन इतने चुप क्यों बैठे हैं। पहले तो एक कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स ऑपरेट करती थी, लेकिन इन 1948 में उन्होंने अपनी कोस्टल लाइन शुरू कर दी और देखते ही देखते ये यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज शिप कंपनीज बन गई। आगे चलकर साल 2000 में कार्निवल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी उसे खरीद लेती है, तो कोस्टा क्रूज से कार्निवल की एक सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। जून 2006 की बात है कि उन्होंने अपना पहला जहाज़ लॉन्च किया, कॉन्कॉर्डिया क्लास का जहाज़, जो कि हमारा आज का कोस्टा कॉन्कॉर्डिया अपने ज़माने की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप। उसे बनाने की कॉस्ट पड़ती थी $570 मिलियन, इस ज़माने के 25 करोड़ रुपए। इस दिन इस जहाज़ के कैप्टन फ्रांसिस्को शिनो एक इटालियन आदमी थे। साल 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि हमारी कहानी में एक बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं। 7:18 पर यह जहाज़ अपनी पहली डेस्टिनेशन सबोना के लिए रवाना होता है और 2 घंटे ही बीते थे कि यह जहाज़ अपनी नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि कैप्टन शेटिनो जानबूझकर इस जहाज़ को एक आइलैंड के पास से ले जाना चाहते थे। इटली देश का गिग्लियो आइलैंड। ये चाहते थे कि ये यहाँ बैठकर लोगों को रात के अंधेरे में इस चमकते हुए जहाज़ का नज़ारा करवा सके। जब भी कोई जहाज़ किसी ज़मीन के बड़े करीब से गुजरता है तो इस चीज़ को सेल पास या सेल बाय कहा जाता है। नॉर्मली इतने बड़े जहाज़ की किलोमीटर दूर 7-8 किलोमीटर यानी कि समंदर के बीच ही चलते हैं, क्योंकि पानी इतना गहरा भी होना चाहिए कि इतने बड़े जहाज़ को चलने के लिए मदद मिल सके। लेकिन इस सेल बाय की वजह से ये जहाज़ किनारे से सिर्फ 150 मीटर दूर था। जाहिर सी बात है कि पानी यहाँ इतना गहरा नहीं होता। नीचे बड़े बड़े पत्थर या रिप्स हो सकती हैं जिनसे जहाज़ टकरा सकता है। ऊपर से रात का भी समय था और जहाज़ काफ़ी तेज़ भी चल रहा था। बाद में इटली की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स की रिपोर्ट ने भी यही बताया। ये जहाज़ कुछ ज़्यादा ही करीब चल रहा था किनारे के। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठेगा कि ये कैप्टन ऐसा कर क्यों चाह रहा था। बात यह है कि ये कैप्टन शेटिनो एक समय पर सीनियर कैप्टन मार्वियो पालुम्बो नाम के एक आदमी के अंडर काम करता था
और ये मारियो भी गैलिलियो आइलैंड पर ही रहता था। और जिस रात ये जहाज़ इस आइलैंड की भूगोल से गुजर रहा था तो इस रात हमारे भाई साहब शर्टिनो मारियो को कॉल करके कहते हैं, क्योंकि हम इस आइलैंड के पास से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए सायरन बजा देंगे, हम आपको एक कंट्रीब्यूट देना चाहते हैं। ये सुनकर मारियो बताते हैं कि मैं तो हूँ ही नहीं इस आइलैंड पर, इस वक्त मैं तो इटली के किसी दूसरे शहर में मौजूद हूँ। इसी बात के दौरान कॉल की लाइंस कट जाती हैं। ये कॉल करी गई थी 9:40 पर और इसके कुछ ही मिनटों बाद वही भयानक सी आवाज़ आती है जिसका वीडियो के शुरू में जिक्र किया गया है। जिसका डर था वही हुआ। ये जहाज़ पानी के अंदर मौजूद पत्थरों से जाकर टकरा गया। कॉन्कोर्डिया जहाज़ के इस टकराव की वजह से लगभग 70 मीटर लंबा घाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ जाता है। जिस जगह पर ये इम्पैक्ट हुआ वो जगह है आइलैंड के किनारे से 100 मीटर दूरी पर। रात के अंधेरे में जहां इतना आइलैंड के करीब पहुंच गया था कि एकदम बाद पानी जहाज के अंदर बड़ी तेजी से आने लगा। 26 साल के अनाउंस करते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बस लाइट गई है इसलिए ब्लैक आउट हुआ है। और अगले ही मिनटों में जहाज रुका नहीं था बल्कि अपनी जगह पर बल्कि आगे बढ़ता जा रहा था। आइलैंड से दूर 10 बजे के करीब कैप्टन शर्टिनो को लगता है कि इस जहाज को वापस घुमा लेना चाहिए। अगर हम डूब गए तो बीच समंदर अंदर रहना ज़्यादा खतरनाक होगा। आइलैंड के पास रहेंगे तो बेहतर रहेगा। जहां से एक यू टर्न लेता है और इसकी वजह से सीधा होने की जगह दूसरी तरफ टिल्ट कर जाता है। पहले लेफ्ट साइड की तरफ पलट कर रहा था, अब राइट साइड की तरफ झुकने लग जाता है, जहां से क्राइसिस कोऑर्डिनेटर बर्टो फ्रानी दोबारा कॉल करते हैं। कैप्टन शर्टिनो को 10:05 पर और 10:07 पर दूसरी कॉल में कैप्टन शर्टिनो फाइनली एडमिट कर लेते हैं कि जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स अगर जल्दी एडमिट करी होती तो बेहतर रहता। सच्चाई से मुंह मोड़ लेना एक बहुत ही खतरनाक चीज़ बन सकती है। जैसा आप कहानी में तो कैप्टन शर्टिनो अपनी गलती एडमिट ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद वो एक और बेवकूफ़ी करते हैं, अपनी गलतियों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ये कहकर ये जो लाइट गई है इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उल्टा कहते हैं। एक्चुअली में एक्सीडेंट हुआ इसकी वजह से लाइट गई। लोगों को लाइफ जैकेट्स हमने दे दी हैं और सब लोग सेफ हैं। एक मिनट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाज़ धीरे धीरे और ज़्यादा टिल्ट करता जा रहा है। फाइनली जाकर 10:33 पर एक जनरल इमरजेंसी अलार्म रेस कहा जाता है और पैसेंजर्स को कहा जाता है कि वो इमरजेंसी असेंबली एरियाज में जाकर इकट्ठे हो जाएं और बाकी इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करें। रात के 10:48 पर जहाज़ 30 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट कर चुका होता है। एक्सीडेंट को वो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम बीत चुका था और अब 10:54 पर फाइनली कैप्टन शर्टिनो ऑर्डर देते हैं कि जहाज़ को अबैंडन किया जाए। सोचकर तो इस अंदेश से पहले ही लाइफ बोट्स लेकर पानी में निकल चुके थे। बाकी के लोग कॉन्फिडेंस थे कि उन्हें स्विमिंग आती है तो वो सीधा पानी में कूद गए। उन्हें दिख रहा था कि बगल में आइलैंड है तो वहां पर तैरकर चले जाएंगे, लेकिन कैप्टन के सिग्नल के बाद पूरे तरीके से क्योस हो गया। और इस जहाज में कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद थे जिन्होंने पैसेंजर्स को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और दूसरी तरफ है कैप्टन शर्टिनो जो लोगों की मदद करने के बजाय बहुत जल्द ही जहाज छोड़कर भाग गए आइलैंड की ओर। सही सुना आपने, वही कैप्टन जिन्होंने पहले झूठ बोलकर ग्रुप किया कि 1 घंटा लगा दिया पैसेंजर्स को सच बताने में। और जैसे ही उन्होंने अपना ऑर्डर दिया इसके कुछ ही मिनट बाद रात के 11:19 पर ये पहले क्रू मेंबर्स में थे जो जहाज छोड़कर भागे। डिग्री आइलैंड अपने आप में एक गांव की तरह ज़्यादा लोग वहां रहते नहीं हैं। सिर्फ 700 लोगों की पॉपुलेशन है इस आइलैंड पर। लेकिन इस रात जब हादसा हुआ कुछ लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर ज़रूर देखा कि क्या हो रहा था इस आइलैंड के डिप्टी में। मारियो पहले ग्रीनी को जैसे ही पता चला यहाँ एक जहाज़ डूब रहा था को ये पानी के अंदर से बचाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि कितने और लोग जहाज़ के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। रात के 12:42 पर कोस्ट गार्ड के कमांडर कैप्टन
ग्रिगोरियो द फाइल कैप्टन शेटिनो को कॉल लगाते हैं और इस कॉल की एक्चुअल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। Io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino. पैसेंजर्स बचे हैं। तुम इस तरीके से अपने पैसेंजर्स को छोड़कर भाग नहीं सकते। आगे से शेटिनो का जवाब कुछ यूं होता है, प्लीज सर, मैं वापस नहीं जा सकता, मैं वापस नहीं जा सकता। इस सब के बाद भी कैप्टन शेटिनो वापस नहीं जाते और एक्सीडेंट के बाद इस जहाज को रेस्क्यू करने की कॉस्ट पड़ती है $799 मिलियन। जहाज को पोर्ट पर ले जाने के लिए दूसरे जहाज का इस्तेमाल किया जाता है जो उसे लेकर जाता है। ये किया गया है जुलाई 2014 और अब तक का टोटल कॉस्ट इस ऑपरेशन की $2 बिलियन पहुंच चुकी थी, लेकिन खर्चा अभी भी बहुत उठाना था। इस कंपनी को हुए जहाज से भी मेटल को स्क्रैप करके निकालना था। लोगों की मेहनत लगती है। 350 से ज़्यादा लोगों ने इस पर काम किया और ये प्रोसेस जाकर जुलाई 2017 में ख़त्म हुआ। लेकिन लोगों को रेस्क्यू करने के बाद लीगल केसेस भी यहाँ पर शुरू हो चुके थे। फाइनली जाकर इस कंपनी ने एक सर्विलिंग पैसेंजर्स को अपने टिकट का प्राइस वापस तो लौटा दिया, लेकिन इसके अलावा 11,000 यूरो की कंपनसेशन थी। ये होता है करीब 10 लाख रुपए पर पैसेंजर्स। इसके अलावा जिन लोगों की जान कॉस्ट पड़ी $2 बिलियन। लेकिन एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, जहाज के कैप्टन के साथ आखिर क्या हुआ? फिर वही बंदा जो इकलौता कारण था इस हादसे के पीछे, जिसने अपने पैसेंजर से झूठ बोला, टाइम पर उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दी और जहाज डूबने लगा तो सबसे पहले खुद ही जहाज छोड़कर भाग निकले। हादसे के बाद भी दोस्तों कैप्टन शेटिनो के फेक बोलने की आदत नहीं गई। कोर्ट में जब केस चला तो कोर्ट में ये कहते हैं कि जब जहाज 60 से 7 डिग्री के एंगल पर था, मेरा पैर फिसल गया और मैं लाइफ बोर्ड में गिर गया और कुछ इस तरीके से कि मैं लाइफ बोर्ड में सेफ बच निकला। लेकिन जज को इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया और 2017 में कैप्टन शेटिनो पर मैनस्लॉट का चार्ज लगाया गया और उन्हें 16 साल की जेल सुनाई जाती है।